ओके लेट्स स्टार्ट। आज ये चैप्टर जो है ना वो खत्म होगा, उसके एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। वी आर गोइंग टू फिनिश चैप्टर नंबर 1 राइट नाउ। पेज नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कल मेरा एक फ्रेंचाइजी मीट था, इसके चक्कर में लेट हो गया मुझे आज। द मीटिंग वाज गोइंग ऑन टिल 3 o'clock। चलो बिजनेस मीटिंग था कल। 1.35 पे आ जाओ। हाँ सब फ्लोर पे बता रहा था मैं उनको। नहीं उनसे तो क्या बोलते हैं, चलो मैं बाद में बोलता हूँ कौन सा स्ट्रैटेजी है। 1 पॉइंट देखो मैं आपको कुछ समझा रहा हूं अभी। आप कुछ थके थके से लग रहे हो बेटा, तेरा गलत है। अभी मैंने स्टार्ट भी किया क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, कौन सा थका सा है? कमाल कर रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एकदम परफेक्ट हूं। मैं कुछ नहीं हुआ मुझे, एब्सोल्युटली ऑल राइट। ओके 1.37 1.38 एक बार पेजेस देखते चलो। जस्ट शट अप एंड कॉन्सेंट्रेट। 1.39 अरे रैगिंग ले रहा है क्या मेरी? 1.40 1.41 1.42 43 44 45 46 47 48 49। ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही है। और पता है कि इसको पढ़ते समय इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने को पहले बहुत टाइम भी लगा, और मोर ओवर टाइम से ज्यादा उसको डिफिकल्ट टू रिमेम्बर हुआ। तो इसके लिए कुछ खास तरीका ढूंढा है ताकि 10-11 पेजेस जो है वो बहुत आसानी से मैनेज हो जाए। तो अभी कुछ ऐसा कुछ ढूंढा है इसके लिए। बहुत साल हो गए ढूंढने को भी। बट ये जो है ना 11 पेजेस, आपको बस इसकी 2 टेक्निक बता दूंगा, वो तो 11 पेजेस हो जाएंगे। जैसे अपन ने हमारी सास कैसी हो, सीए जैसी हो, राइट। हमारी सास कैसी हो, सीए जैसी हो, ऐसा जो अपन होता है ना, वैसा ही अब यहाँ पे कुछ सबका मालिक एक वाला टाइप से। पर पहले आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। पेज नंबर 1.45 ओके। कॉन्सेंट्रेट। और मैम नॉट टायर्ड, ओके कॉन्सेंट्रेट। गुड मॉर्निंग गाइस एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आपने कभी, अभी एकदम आवाज नहीं है, मुझे अंदर जाना है उसके। मैं समझ रहा हूं, रुक जा बेटा। इसमें क्या है ना, इसको रुक दो बेटा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रोसेस आउटसोर्स, जिसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। बीपीओ वर्ड सुना होगा कभी? बीपीओ। तो लोग क्या करते हैं बताए, यहाँ पे इस क्वेश्चन, आप कुछ मत करना, सिर्फ देखते रहना, आप सिर्फ कुछ भी मत करिएगा। इधर देखो क्या लिखा है, बिजनेस प्रोसेस। ओके, इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेस का आउटसोर्सिंग वाला काम करते हैं, यानी वो खुद आउटसोर्स का काम लेते हैं। क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयज आबादी बहुत है और फिरंगियों के पास कम है, उनके पास में काम है पर लोग नहीं। तो सारा काम इंडिया को आउटसोर्स करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बीपीओ, जो अक्सर रात में चलता है। यहाँ पे बहुत सारे, उधर दिन होता है, इधर रात होती है। तो लोग क्या है उसको, आप कुछ लोग उसको कॉल सेंटर भी बोलते हैं। कॉल सेंटर अलग होता है, पर वो बीपीओ अलग चीज होती है। बीपीओ यानी कि उधर का अकाउंटिंग यहाँ करते हैं। मेरे हॉस्टल के सीनियर है जिनका नाम मयूर संचेती बोल के, तो आफ्टर ही बिकेम सीए, आफ्टर ही गॉट मैरिड, ही वेंट टू, ही सेटल डाउन इन लंदन। तो उसका काम क्या है, तो वो बड़ा शौक से घूमने गया था। एक्चुअली उसको यूके से बहुत ही मोहब्बत है। तो ही डिड सीए एंड उसको लगा चलो मैं पढ़ने कुछ और पढ़ लेता हूँ, ताकि घर वालों को बोल सकूँ मुझे कुछ पढ़ाई करने यूरोप जाना है। तो व्हाट ही डिड, उसने एमबीए करने के लिए वहां पे गया।
उसको इतना पसंद आया वो कंट्री, इतना पसंद आया, वो बोले मैं इंडिया में नहीं उधर ही सेटल डाउन हो जाऊंगा। चलो बात ठीक, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो अभी वो मजाक मजाक में उसका बिजनेस ये है कि उसका नेटिव प्लेस औरंगाबाद है और पूना में भी उसके काफ़ी दोस्त लोग रहते हैं। तो उसने क्या करा, उधर से उसने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम चालू किया। अभी वहीं रहता है जिन लॉन्ग टाइम ना। तो अभी वो क्या करता है वहाँ पे, आप देखो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। वो क्या करता है, उधर की अकाउंटिंग इधर से करवाता है, उधर की अकाउंटिंग इंडिया के लोगों से कराता है। वो लोग उसको बहुत पैसे देते हैं, वो इंडिया में सस्ते लोगों से काम करवाता है। 3 हफ्ते उधर रहता है, 1 हफ्ता इधर इंडिया में रहता है। उसको ऐसा नहीं कि मतलब अपन कैसा बोलते हैं मैं घर जाके आता हूँ, वो बोलता है इंडिया जाके आता हूँ। इट्स दैट फ्रिक्वेंट फॉर हिम। उसके साल भर के टिकट ऐसे नहीं कि बुकिंग हर महीने में एक बार आ ही जाता है। 3 हफ्ते उधर रहता है, 1 हफ्ते इधर रहता है। उसका काम है वो, उसका काम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, और रहता उधर है मस्त। बोलता 3 हफ्ते में मजे करता हूँ, 1 हफ्ते इधर आके काम। वो मजे का काम क्या है उसका, जाना, लोगों को अप्रोच करना और उनसे काम लेना कि तुम्हारा कुछ काम है मैं सस्ते में कराता हूँ। तो उधर की बहुत सारी अकाउंटिंग जो है, वो अकाउंटिंग इधर आके जो बच्चे सीए नहीं हुए हैं, इंटर फेल, या कोई एमबीए फाइनेंस हुआ है, जिसको थोड़ा अकाउंटिंग का नॉलेज है, या बहुत साल से अकाउंटिंग जो कर रहा है, उनको वो काम आके उधर के अकाउंटिंग सिखाता है इधर। और फिर उनको एक बार सिखा दिया तो वही काम बार बार करना है। तो उधर से काम लेता है, उधर से बहुत पैसे लेता है यूरोज में, और इधर रुपीज में सस्ता देता है। और ऐसे करते ही इज हैविंग नाउ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, इसका काम क्या जरा देखिए। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। और यही फिरंगी सारे लोग बिजनेस प्रोसेस इंडिया को आउटसोर्स करते हैं। और ये चैप्टर में इसलिए आपको सिखाया है कि अगर आप किसी, अगर मान लो गलती से सीए में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या सीए करने के बाद आपकी चाहत ऐसी हुई कि आप इन सब चीजों को इंडिया से करवाना चाहते हो, तो यू कैन सेटल डाउन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब वहां से काम लो, इंडियन लोगों से करवाओ। इंडिया में ये सब काम करने वाले लोग बहुत मिलेंगे जो मैं आप सिखा रहा हूँ। सर कौन से काम, उसको बोलते हैं P2P। ये एक काम है, P2P एक काम है, उसको बोलते हैं प्रोक्योर टू पे। ओके, ये काम है जो उधर के लोग इधर करते हैं। मैं एक एक प्रोसेस समझाऊंगा। ओके, दूसरा है O2C, ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश समझता है क्या होता है? अरे ऑर्डर टू कैश, आप पैसे दे दो और माल ले लो, उसको बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी आउटसोर्स है? आप उधर के दुकान पे गए, लंदन के, यूके में, कोई भी आप गए, यूएस में गए, आप उधर के शॉप में जाते हो तो बिलिंग करेंगे। तो ये काम बिलिंग वगैरह बनाना भी एक काम है, तो वो भी काम आउटसोर्स होता है। ओके, उसके बाद में, अच्छा पर इसको सिर्फ आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, इन जनरल इंडिया में भी ये सारे बिजनेस में ही काम होता है। जैसे इसमें से बहुत सारे काम मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करता हूं, पर जो मैं खुद ही इन हाउस करता हूं, आउटसोर्स नहीं करता। आई रिपीट, ये काम मैं भी करता हूं, ये तो कब करना ही पड़ेगा ना, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ये मैं भी करूंगा, पर मैं अपने काम खुद करता हूं। देखो ह्यूमन रिसोर्स तो मेरे पास भी है, तो ये काम तो मैं भी करूंगा। कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे जाता है, कितने बजे जाता है, इनका भी तो हिसाब किताब मुझे मेंटेन करना है। ये भी एक बिजनेस प्रोसेस है। हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो बिजनेस प्रोसेस ही नहीं पता तो ऑटोमेशन कैसे करोगे? आई रिपीट, बिजनेस प्रोसेस ही नहीं पता तो ऑटोमेशन कैसे करोगे? तो ये सारी बिजनेस प्रोसेस, सर बोले ये क्यों दिखा रहे हैं ऐसे एक एक करके? ऐसे तो हजारों बिजनेस प्रोसेस होगी। नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसी कुछ प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा प्रमाण में यूज होती है। ह्यूमन रिसोर्स का सैलरी बनाना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है पेरोल बनाना। फिक्स्ड असेट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फिक्स्ड असेट लिए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड, उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट रिस्क एंड कंट्रोल, ये भी होता है। तो ये सारे जो काम है, इधर एक देखो और एक प्रोसेस है जिसका नाम है जनरल लेजर। तो ऐसे कुल मिला के हमारे सिलेबस में 6 अलग अलग प्रोसेस का जिक्र किया हुआ है। हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, और ये सारी बिजनेस प्रोसेस है, ये ऑटोमेशन नहीं है। तो आप बोलेंगे अब क्या पढ़ा? अब देखो उसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल ये अगर क्वेश्चन है, तो मैं फिक्स्ड असेट से शुरुआत करता हूं पहले। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फिक्स्ड असेट के स्टेप्स बताए। आप कुछ भी मत करना, ध्यान से सुनना। ये 6 क्वेश्चन एक साथ खत्म हो गए। ओके, ये 10-11 पेजेस जो भी है, एकदम आपको मैं एक साथ सटीक तरीका बताऊंगा, वो करने से पूरा हो जाएगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, ज्यादा थकने का नहीं, हिसाब से करें, क्योंकि ऐसे ने बहुत लेट लेट के कुछ भी लिखा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है मास्टर, मास्टर, मास्टर की रिस्क, मास्टर की कंट्रोल। ओके, यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की रिस्क, ट्रांजैक्शन की कंट्रोल। ओके सर, ऐसा करते करते ये जो क्वेश्चन है ना, मास्टर, मास्टर की रिस्क, मास्टर की कंट्रोल, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की रिस्क, उसी कंट्रोल, ये हर किसी क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में मास्टर है, हर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन, हर क्वेश्चन में उसकी रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो हर क्वेश्चन में। ओके,
तो उन हर क्वेश्चन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा उसमें कैसे पढ़ना है। एक ऐसी कॉमन चीज है जिसको पढ़ने से वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ये मास्टर, ये कौन सा, ये डिफरेंट क्वेश्चन चालू हो गया। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर भी मास्टर है, मास्टर की रिस्क, मास्टर की कंट्रोल। ओके, अभी और देखा था मैं, ये देखो ये कौन सा, ये अलग क्वेश्चन है। ये कौन सा, इन्वेंटरी साइकिल, उसके अंदर भी वही क्वेश्चन है, मास्टर की रिस्क, मास्टर की कंट्रोल, ट्रांजैक्शन की रिस्क। ये क्वेश्चन रिपीट है हर जगह पे। तो हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है। मास्टर, मास्टर की रिस्क कंट्रोल, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की रिस्क कंट्रोल, ठीक है ना। पर हर एक क्वेश्चन में एक चीज डिफरेंट है जिसका नाम है स्टेप्स। जैसे अभी इन्वेंट्री के 3 स्टेप्स है, ये सिर्फ इन्वेंट्री में आएगा, किसी और में कॉपी नहीं होगा। ये इन्वेंट्री ओरिएंटेड है। ओके, अब देखना इधर, ये क्या है, एचआर। ये एचआर में ए बी सी डी ई, ये जो 4 है, ये सिर्फ एचआर के ही 4 स्टेप्स है, ये किसी और के नहीं हो सकते। तो वैसे फिक्स्ड असेट के 5 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, वो सिर्फ फिक्स्ड असेट के हो सकते हैं और किसी के नहीं होंगे। ओके, तो 3 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन कौन से बने, देयर आर 18 क्वेश्चंस। नंबर 1 कि उसके स्टेप्स बताओ, फिर उसके मास्टर के रिस्क कंट्रोल बताओ और ट्रांजैक्शन के रिस्क कंट्रोल बताओ। ऐसे 6 क्वेश्चन है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, देयर आर 18 क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आप समझा? आपको सिर्फ 18 में से सिर्फ 6 याद करना है। कौन से, उनके स्टेप्स कौन से, बाकी रिस्क कौन सी, कंट्रोल कौन सी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। आई हैव गॉट अ एक ऐसा एक तरीका है, टेक्निक है, जिसके थ्रू आपको इतनी मेहनत करना नहीं पड़ेगी। ओके, एक शुरुआत करते हैं, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी शुरुआत करते हैं फिक्स्ड असेट से। आप बोले क्वेश्चन मैं आपको समझा के रहा हूं कि फिक्स्ड असेट के स्टेप्स कौन सी है। अगर फिक्स्ड असेट का ऑटोमेशन करना है और आपको फिक्स्ड असेट के स्टेप्स ही नहीं पता, तो आप ऑटोमेशन कैसे करोगे? इस चैप्टर में यू हैव टू थिंक फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मान लीजिए अगर फिक्स्ड असेट के मुझे स्टेप्स ही नहीं पता, तो मैं उसका ऑटोमेशन कैसे करूंगा? सो नाउ देयर आर 6 स्टेप्स। ओके, और बहुत इजी है। देखो, नंबर 1 क्या है, आप असेट्स प्रोक्योर करोगे। प्रोक्योर करना, बाई करना है या सेल करना? प्रोक्योर करना है, बाई करना। तो हमने फिक्स्ड असेट को बाई किया। फॉर एग्जांपल में रिलायंस कंपनी हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो जहां पे बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि है, बहुत सारी मशीन्स बाय करती है, तो सबसे पहली बात है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का दूसरा पॉइंट क्या है, आप प्रोक्योर करोगे तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। कैन यू प्लीज टेल मी जर्नल एंट्री ऑफ फिक्स्ड असेट परचेस? आपके घर में फिक्स्ड असेट आता है और दिन क्या जाता है, कैश जाएगा, तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, एडजस्टमेंट। आप उसका रिपेयरिंग करोगे। यहां पर लिखा रिपेयरिंग में इंटरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड गाइस। Event may occur that can change the depreciable basis. Further, there may be improvements or underline the word repairs. Repairs, repairing. क्या आप मुझे रिपेयर वाला एंट्री बता सकते हो? रिपेयर कोई फिक्स्ड असेट को अगर आप रिपेयर करते हो तो उसका एंट्री क्या आता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। हो गया, यही तो है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अरे कोई भी असेट्स में करते क्या गए? अच्छा, उन्होंने क्या बताया, कोई भी अगर आप फिक्स्ड असेट लेते हो तो उसमें करते क्या हो आप? तो पहले तो एक्वायर करोगे, तो एक्वायर की जनरल एंट्री होगी। तो पहले क्या, एक्वायर, अरे पहले आपने बाय किया ना, तो उसका एंट्री करोगे पॉइंट नंबर 2 में, है ना। पहले क्या, प्रोक्योर किया, तो उसका जनरल एंट्री करोगे। उसके ऊपर रिपेयर किया आपने, तो रिपेयर की एंट्री होगी। अब बताओ 4th पॉइंट क्या है, ट्रांसफर। There is a possibility that one asset can be transferred from branch 1 to branch 2. ऐसा हो सकता है ना। आपने कभी देखा है एक असेट किसी एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री पे जाती है? पॉसिबल है। कभी कभी पूरी की पूरी शुगर फैक्ट्री एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है, पूरा प्लांट शिफ्ट होता है। तो पॉसिबिलिटी ट्रांसफर भी हो सकता है, उसकी भी जनरल एंट्री आएगी। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट, ये आ गया पॉइंट नंबर 5 में। और 6 में क्या है, अरे एक समय आता है, उसके अंतिम समय पे यू हैव टू सेल इट आउट, तो उसको डिस्पोज कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिक्स्ड असेट क्रेडिट हो जाएगा। कितने एंट्रीज हो गई? ये एक क्वेश्चन खत्म हो गया। आप बोलेंगे पढ़ाया क्या आपने, मतलब क्या था क्या ये कुछ नहीं था। ये बता रहा है कि अगर आपको किसी इंजीनियर को समझाना है कि फिक्स्ड असेट में आपको ऑटोमेशन चाहिए,
तो उसको आपको 6 स्टेप्स बताना पड़ेगा फिक्स्ड असेट के अंतर्गत। इन सब चीजों को हम लोग करते हैं पूरे वर्ष में। आई रिपीट, मतलब ये सारा काम मैं अपने उमेश को बताऊंगा, देखो उमेश इस चीज का मुझे ऑटोमेशन चाहिए, मैं ये सब काम करता हूं फिक्स्ड असेट के सिलसिले में। आई रिपीट, अगर मुझे किसी इंजीनियर को समझाना है कि इसका मुझे ऑटोमेशन करवा के दो, वो मुझे बताएगा पहले मुझे फिक्स्ड असेट समझाओ, मैं कॉमर्स से नहीं हूं। आप बोलेंगे क्या चिल्लर चीज है, ये तो 11th अकाउंट्स के एंट्री है, जर्नल एंट्री, इसमें कौन सी जर्नल एंट्री भारी है? वो आपके लिए ना, इट इज वेरी इजी फॉर यू, इट इज नॉट इजी फॉर समबडी एल्स। तो उसी इंजीनियर को समझाना है भाई फिक्स्ड असेट में ये काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? नंबर 1 प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन, नंबर 3 एडजस्टमेंट यानी कि रिपेयर करते हो, नंबर 4 डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन हो सकता है, और लास्ट में, और ये कोई भी ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस से लिखना है, इट जस्ट हैव टू टेल कि 6 स्टेप्स होते हैं, मतलब 6 अलग अलग काम फिक्स्ड असेट के सिलसिले में होते हैं। फिर भी सीक्वेंस में बोलेंगे तो नंबर 1 आपने प्रोक्योर किया, नंबर 2 आपने रजिस्ट्रेशन किया, नंबर 3 एडजस्ट किया, फिर वो करते हो आप ट्रांसफर करते हो, डेप्रिसिएशन करते हो, एंड वो एक उसको हो सकता है एंड में आप बेच दो, उसको डिस्पोज कर दो। ये सारे काम हुए ना। देयर आर 6 डिफरेंट वर्क टेकन अंडर फिक्स्ड असेट कैटेगरी। ओके, अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते हैं कि ये जब ऑटोमेशन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाना चाहिए था। आप बोलेंगे क्वेश्चन तो इतना इजी है, इसमें क्या था इतना, इसमें है क्या? अब जरा उसका एक काम करो, आप उसके हेडिंग में क्या लिखा है एक बार पढ़ो। Fixed asset process ensure that all the fixed assets of the enterprise are tracked for the purpose of financial accounting, preventive maintenance, ये सब काम होता है। And fixed asset processes ensure that all the fixed assets are tracked and fixed asset records maintains details of location, quantity, condition, ये सारा काम fixed asset में होता है। ओके, हमें क्या करना है? हमें इंजीनियर को समझाने के बाद में ये बताना है कि अक्सर लोग इसमें क्या गलतियां करते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर की रिस्क, और लिखा मास्टर की कंट्रोल। ओके, कौन सी गलतियां करते हैं? अरे भाई फिक्स्ड असेट जो है ना, वो काम तो सब लोग करते ही होंगे, पर आपको इंजीनियर को समझाना पड़ेगा कि क्या गलतियां हो सकती है। तो इसमें लिखा है मास्टर की रिस्क, ओके, और फिर लिखा मास्टर की कंट्रोल, और यहां पे लिखा है ट्रांजैक्शन की रिस्क, ट्रांजैक्शन की कंट्रोल। ओके फाइन, तो अभी मैं आपको समझाता हूं मास्टर और मास्टर। अरे मास्टर पढ़ा ना अपने चैप्टर नंबर 2 में, मास्टर नॉन मास्टर, ये वही तो मास्टर है। अरे मास्टर यानी कि वो डेटा जो रिलेटिवली परमानेंट होता है, जो चेंज नहीं होता। टैली अकाउंट, टैली के समय बताया था मैंने कि अगर आपको टैली की अगर कोई भी एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको मास्टर करना पड़ता है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो अगर कोई टैली में कोई भी एंट्री करना है तो उस लेजर को आपको क्रिएट करना पड़ता है, उसको कहते हैं मास्टर, और बाद में ही उसकी जर्नल एंट्री होती है। इफ यू रिमेंबर, हमने किया था XYZ का फर्नीचर अकाउंट का किया था, और हमने XYZ को पहले क्रिएट किया था, फर्नीचर को क्रिएट किया था, बाद में जर्नल एंट्री पास की थी। तो फिक्स्ड असेट को भी तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा मास्टर में। आप फिक्स्ड असेट की जर्नल एंट्री पास कर दो, डेप्रिसिएशन की, वो बोलेगा कौन सा फिक्स्ड असेट, यू हैव टू क्रिएट दैट मास्टर। नहीं समझ में आ रहा? मास्टर, मास्टर क्या क्रिएट करोगे मास्टर में? आप बोलोगे फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, वो बोलेगा एरर है, फिक्स्ड असेट क्या होता है? आपको फिक्स्ड असेट नाम का मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें लिखना पड़ेगा इसके पापा के, इसके ग्रुप का नाम है फिक्स्ड असेट, इस कैटेगरी का नाम है फिक्स्ड असेट। फिर वो फिक्स्ड असेट आप जनरली उसका ओपनिंग क्या है वो लिखना पड़ेगा, वो जिससे व्हाटएवर आपको वो फिक्स्ड असेट का पूरा मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अगर वो फिक्स्ड असेट किससे उधारी पे लिया होगा, फॉर एग्जांपल ABC से आपने उधारी पे लिया है, तो ABC आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको क्रेडिटर के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बैंक अकाउंट नंबर, उसका GST नंबर, उसका सब कुछ आपको मास्टर में लिखना पड़ेगा। बच्चों है ना, मास्टर में लिखा आपने। अब क्वेश्चन वहां खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन ये है कि मास्टर बनाते समय लोग गलतियां क्या करेंगे। और आपके लिए अच्छी बात है, यहां पे 6 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन है, देखो 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में मास्टर 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 एक क्वेश्चन पूछो। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन है मास्टर की रिस्क बताओ, मास्टर के कंट्रोल बताओ। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड एवरीवेयर। ओके, अब मेरा सवाल है आपसे, तो बताओ बच्चों, क्या 6 का 6 क्वेश्चन याद करेंगे? नो, यू विल रिमेंबर ओनली 1। एक को याद करेंगे, आपको 6 अलग अलग क्वेश्चन करने की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ओनली 1 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, मास्टर का रिस्क,
मास्टर का कंट्रोल इतना। सर ये हर क्वेश्चन में एक जैसा ही है? जी हाँ, लगभग सेम ही है। तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई, मास्टर यू आर आईपीसीसी प्लेयर। ओके, आईपीसीसी प्लेयर, प्लेयर को PLR कहेंगे, मास्टर यू आर, उसमें एक वर्ड है और अनऑथराइज आईपीसीसी प्लेयर। ओके, मैं लिखता हूं और आपको समझाता हूं, और ये अगर आपने याद कर लिया तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर 6 डिफरेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको ये याद हुआ तो ट्रांजैक्शन के भी 6 क्वेश्चंस आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो मैं बोलूंगा वो 12 क्वेश्चंस का एक आंसर है। ओके, यू रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग? ओके फाइन, आपका मूड है समझने का? ये मैं जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको इधर यू डोंट हैव टू पे अटेंशन फॉर ऑल डिफरेंट 12 क्वेश्चंस, है ना? एक मेहनत में आपका सब कुछ काम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे फिर हमें उसके अंदर पढ़ना क्या है? उसके अंदर पढ़ना है वो, जैसे हमने 6 स्टेप्स देखे ना इसके, किसके 6 स्टेप्स देखे हमने? तो वैसे सबके स्टेप्स है, वो सबके स्टेप्स हमें एक्चुअल में जाके सबके देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके कॉमन नहीं है वो। जैसे मैं अभी अगर मैं इसकी बात करता हूं जनरल लेजर की, तो उसकी कुछ 5 स्टेप्स है। एक बार चेक करो, आप खुद से पढ़ो और देखो कितना इजी है। इट इज सो इजी टू रिमेंबर। एक बार चेक करो इसको। एक बार चेक कर लो, देयर आर 5 स्टेप्स ABCDE। ओके ओके गाइस, चलो अब देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। अगर कोई जर्नल एंट्री कर रहा हो तो सबसे पहले उसको तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इजी है, एंट्री कर दो। पर कोई भी एंट्री एंटर नहीं होगी जब तक कोई सीनियर पर्सन रिव्यू नहीं करता। अरे क्या होता है भाई, अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, एक छोटा सा अकाउंटेंट जो 20-25 हजार की सैलरी प्राप्त कर रहा है, वो बंदा अगर करोड़ों की एंट्री कर रहा है, देयर शुड बी समवन टू मॉनिटर व्हाट इज राइटिंग। वो अवला तो कुछ भी लिख के चले जाएगा, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कल किसी और का हो जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो करना पड़ेगी एंट्री। फिर एंट्री को क्या करते हैं, कोई तो सीनियर पर्सन को रिव्यू करता है, उसको लगता है वो सही है, वो अप्रूव करेगा पॉइंट नंबर 3 में। अरे लिखा है ना, एंट्री क्या, रिव्यू क्या, अप्रूव क्या। अप्रूव किया तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 में वो पोस्टिंग हो जाएगा। अप्रूव जैसे किया उसके बाद ही पोस्टिंग हुआ, तब तक वो पेंडिंग दिखाएगा। ऐसे जो सीनियर पर्सन होगा उसके अकाउंट पेंडिंग पेंडिंग ऐसा ब्लिंक करेगा, पेंडिंग पेंडिंग। हमने अपने ERP में किया हुआ, ये पेंडिंग में, और फिर वो सीनियर बंदा उसको ओके करता है। ओके, वो जैसे ओके बोलेगा, जैसे एग्जांपल उसने एंट्री किया था, कोई भी एग्जांपल लो, जैसे एग्जांपल उसने किया था क्या बोलते हैं, कुछ भी किया होगा एंट्री, चलो सेल्स की एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री किया 2 करोड़ का कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स किया 2 करोड़। अब दिस वाज एंटर्ड बाय whom? एन अकाउंटेंट। इट वाज रिव्यूड बाय सम सीनियर पर्सन, उसने उसको अप्रूव किया। तो फिर क्या होगा, जैसे वो अप्रूव किया तो कैश अकाउंट में डेबिट होगा और सेल्स में क्रेडिट होगा। ये डी वाला पॉइंट है। और ऐसे करते 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 जितनी लाखों एंट्रीज पास हुई होंगी वो सब इकट्ठा हो जाए तो आपको मिलेगा आपका P&L अकाउंट। एंड दैट P&L अकाउंट बैलेंस शीट विल आल्सो बी डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। तो 5 स्टेप्स बताओ कौन सी हुई? सबसे पहले हुआ आपने जर्नल एंट्री किया, जर्नल एंट्री वाज देन अगेन रिव्यूड, अप्रूव्ड, पोस्टिंग। ओके, अच्छा तो मतलब ऐसे सबके स्टेप्स हमें याद करना है। यस, सबके मतलब किसके? ये 6 क्वेश्चंस की 6। इमेजिन करो हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बात तो किसमें भी बड़ी नहीं है, वो किसी के लिए बहुत बड़ी है। आप ये समझो अगर प्रोसेस ऑटोमेशन मैं खुद ही करता ना तो ये चैप्टर ही ना होता, क्योंकि प्रोसेसिंग मुझे मैं जानता हूं और मैं खुद ही कोडिंग कर रहा हूं, तो मुझे तो क्या है, तो ऐसे ही कर लूंगा मैं। द क्वेश्चन इज, हमें आता है कॉमर्स, उनको आता नहीं कॉमर्स। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कॉमर्स में ये होता है, क्योंकि आप ऑटोमेशन करने जा रहे हो। यू नीड एन इंजीनियर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। तो आपके लिए तो बहुत सिंपल हो गया ये। अब देखो इससे भी सिंपल, देखो कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। मैं तीसरा गिरा हुआ क्वेश्चन देख रहा हूं, 1.43 पे आओ। अच्छा, सब 6 क्वेश्चन के 6 अलग अलग क्वेश्चन है। यस, वी आर हैविंग 6 डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, अब 4 स्टेप पढ़ो इसके लिए। रीड ऑल द 4 स्टेप्स 1.43 में। हाँ बोलो, सबसे पहले क्या हो रहा है बताओ मुझे। HR में रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो क्या क्या होगा फिर?
रिक्रूटमेंट ही होगा ना, एम्प्लॉय को रिक्रूट ही करेंगे ना, और क्या करेंगे आप बताओ, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे उसके साथ, तो रिक्रूटमेंट ही क्या उसको। नंबर 2 क्या करेंगे, इसका मतलब समझो ओरिएंटेशन क्या करेंगे। ओरिएंटेशन मीन्स वंस द एम्प्लॉय इज हायर्ड, ओके, वंस द एम्प्लॉय इज हायर्ड, उसके बाद में हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम्हें क्या चाहिए, ओके, तुम क्या चाहते हो। किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी काम मत दो, उससे पहले आशाएं पूछो, उसकी आकांक्षा पूछो, उसकी इच्छा पूछो, उसकी चाहत क्या है वो पूछो, उसकी तमन्ना क्या है पूछो, वो सब पूछेंगे, सब दे दो उसको, चाहत तमन्ना सब दे दो, क्या बात कर रहे हैं, सब दे दो बोल रहे। कोई भी एम्प्लॉय को हायर करने के बाद में पॉइंट नंबर 2 में उसको पूछते हैं व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू बिकम, तेरा इंटरेस्ट किस में है, रजिस्टर, फिर करना है एडजस्ट, एडजस्ट यानी कि हम लोग करते हैं वहां पे रिपेयर। हो सकता है आपका जो एसेट है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ, डेप्रिसिएशन, और ये है डिस्पोज, ओके, ये फिक्स एसेट है। उसके बाद में मैंने आज आपको दूसरा पढ़ाया था एक जनरल लेजर के, देयर आर फ्यू स्टेप्स इन जनरल लेजर। नंबर 1, सबसे पहले आप डेटा एंट्री करते हो, फिर कोई उसको अप्रूव करता है। नंबर 4, अप्रूवल होने के बाद उसको पोस्ट किया जाता है, और बाद में है एक बार देख लीजिए प्लीज, डोंट टॉक गाइस। ये डेटा एंट्री होगी, कोई तो सीनियर बंदा उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद ही रिव्यू करेगा, अप्रूव देगा, अप्रूवल देगा तो आपका डेटा एंट्री हो जाएगा, नहीं पोस्टिंग हो जाएगा, बाद में फाइनेंशियल रिपोर्ट। जैसे एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि देयर आर व्हेन यू आर गोइंग बियॉन्ड सर्टेन अमाउंट, व्हेन यू आर गोइंग बियॉन्ड सर्टेन अमाउंट, तो वो अमाउंट को सुन ले थोड़ा, अमाउंट को कोई तो रिव्यू करता है, रिव्यू को तो सीनियर बंदा करेगा, उसने अप्रूव किया तब वो एंट्री पोस्टिंग हुई। जैसे एग्जांपल मैंने फर्नीचर बाय किया था, फर्नीचर अकाउंट टू एबीसी, ये एंट्री हुई, किसने रिव्यू किया, फिर जिसने रिव्यू किया उसने बोला हाँ ये तो ओके ट्रांजैक्शन है, उसने अप्रूव किया, अप्रूव होने के बाद में फर्नीचर अकाउंट में जाएगा और एबीसी के अकाउंट में जाएगा, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। और ऐसे सारे जितने भी एंट्रीज है सबको अप्रूवल करके पोस्टिंग किया तो आपको मिलेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारी की सारी एंट्री जब अप्रूव हो जाएगी तो इससे आपको मिलेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आज हमने और एक पढ़ा था, यहाँ पे एचआर बोलते हैं उसको। एचआर में सबसे बड़ी बात होती है आप करते हो एक तो एक होता है रिक्रूटमेंट, और अभी सुनो, आप अब सुन लेना ध्यान से, अभी तक आपने कुछ समझा नहीं था इसको। पहले करते हो आप रिक्रूटमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करवाते हैं, रिक्रूट करने के बाद में आप उनको करियर के लिए ओरिएंटेशन और उसका किसके बारे में सुन लेना, आपको ये पता, यहां से ही बिजली चली गई थी उस समय, ये मैं बोल रहा था और उस समय पावर कट हुआ था। तो आपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, बट एम्प्लॉयज को काम मत दो, पहले एम्प्लॉयज से समझो कि वेयर ही वांट्स टू गो। आप जैसे सीए बने, आप यू हैव बिकम यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एचआर ने पूछना चाहिए कि आपको कौन से डोमेन में काम करना है। यू वांट टू वर्क इन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और ऑडिट, आपको कौन से डोमेन में काम करना अच्छा लगता है, आपको पूछना चाहिए किसी ने। तो आपको जो जैसा, अगर आपने मतलब जो डायरेक्ट टैक्स में काम करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम देना चाहिए। आप एम्प्लॉय पर कोई भी काम करने का वो मत करो कि आपने यही काम करना चाहिए, इंपोज मत करो। इसलिए बोलते हैं कि करियर ओरिएंटेशन की उसको कहा जाना है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो प्लानिंग में जो समझा था, जिस फॉर एग्जांपल वो बोला कि मुझे डायरेक्ट टैक्स में काम करना है, तो उसको डायरेक्ट टैक्स में ही काम दो। पहले तो उसको आपने हायर किया,
फिर उसको पूछा तुझे किस में काम करना है, डायरेक्ट टैक्स में। फिर उसकी करियर भी हमने डायरेक्ट टैक्स में ही बनाई। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? ये क्या होता है? क्यों? अगर काम नहीं किया तो टर्मिनेट करेंगे, या फिर उसे रिजाइन भी कर सकता है, वो खुद ही जाएगा छोड़ के। समझ आया? एक बार देख लो सारे पॉइंट्स। एचआर के 4 पॉइंट्स। एक तो एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट उसका करियर का प्लानिंग करते हैं, और जो भी प्लानिंग किया है उसके हिसाब से उसको काम अलॉट करते हैं, और एक समय आता है उसको एक तो निकाल देंगे, या तो हो सकता है खुद ही निकल जाए। ऐसे करते करते हमारे पास 6 क्वेश्चन है। अब मैं बोलूंगा एक नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल में लाया, बनाया, भेजा, 3 एक्शन से और कुछ नहीं। देखो ये क्लियर? पेज नंबर बताओ। 1 पॉइंट देख लीजिए, लाया, बनाया, भेजा। यहां पे लिखा देखो, ऑर्डरिंग, प्रोडक्शन एंड फिनिश। इसका मतलब क्या है? आपने ऑर्डरिंग किया, यानी कि आपने रॉ मटेरियल लाया, इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल लाया, फिर आपने, जैसे एग्जांपल आप कार मैन्युफैक्चर हो तो आपने टायर्स लाए, स्टीयरिंग लाया, ऑडियो सिस्टम लाया, एसी लाया, सब ऑर्डर किया, फिर आपने उसको असेंबली किया, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और एक बार कार बन जाए तो हम लोग फिनिश गुड्स को डिलीवर कर देते हैं। सिंपल है ना? आई थिंक इन्वेंट्री साइकिल तो बहुत इजी, ऑर्डरिंग, प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड डिस्पैच। ओके डन। वापस से बोलो, ऑर्डरिंग किसका? ये रॉ मटेरियल का। फिर आप बनाओगे, यानी कि कार असेंबली होगी और बनने के बाद भिजवा देंगे। ओके सिंपल। ऑर्डरिंग, नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोडक्शन, और लास्ट में फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी। 1 2 3। अभी तक कितने हुए? 4 बच्चे हो गए। अभी हम लोग O2C करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? ऑर्डर टू कैश। ओके, कौन सा पेज नंबर है? 1.39 पे आओ सभी लोग। ऑर्डर टू कैश मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक बार देख लीजिएगा। ये तो इतना गिरा हुआ है। आप किसी सपोज कोई शॉप में गए ना, वहां पे यही होता है, आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के साथ में उनको कैश देते हो, ऑर्डर टू कैश। आप किसी, इमेजिन करो आप किसी भी शॉप पे आज तक गए होगे कुछ खरीदने के लिए, आप क्या बोलते हो? आपने ऑर्डर दिया, भैया मुझे कैडबरी दे दो, चॉकलेट दे दो, ये सामान दे दो। उसके बाद में क्या होता है? वो आपको सामान निकाल के देता है। ऑर्डर्स फुलफिल्ड और सर्विसेज शेड्यूल्ड। अच्छा, इसको एक काम बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। आप अमेजोन पे गए, आपने ऑर्डर किया, आप रहते हो पूना में, और अमेजोन का पता नहीं ऑफिस का होगा या वेयर हाउस का होगा, वो आपके डिलीवरी का शेड्यूल डिसाइड करता है कि कितने दिन में माल आएगा। तो आज आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में उसने शेड्यूल किया कि 3 दिन बाद पहुंचेगा। फिर क्या होगा? डिलीवरी नोट, ऑर्डर इज शिप्ड एंड कस्टमर एंड सर्विसेज व्हाट। तो आपने जैसे आपको बोला था कि ये ऑर्डर जो आपकी 4 दिन बाद मिलेगी, तो तुरंत ही आज ही उसका शिपिंग हो जाएगा, आज रेडी हो जाएगा। उसके बाद में उसी बॉक्स के ऊपर आपको एक इनवॉइस लगा के भेज दिया जाएगा। बॉक्स के ऊपर इनवॉइसिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल ये कलेक्शन यानी कि इन्होंने COD का एग्जाम्पल लिया है। तो आपने घर पे आएगा, वो अपने से पैसे ले लेगा कलेक्शन, फिर यही पैसे वापस जाएंगे तो अमेजोन उसका अकाउंटिंग करेगा। हो गया सिंपल ना? क्या इतना सिंपल पढ़ रहे हैं हम लोग? कुछ है नहीं, क्या पढ़ रहे? इतना गिरा हुआ। वापस से बोलो, ऑर्डरिंग क्या? ऑर्डरिंग क्या? फिर आपका शेड्यूलिंग होगा, उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट। तो अभी तो 4 दिन बाद पहुंचा, कैसा लिखा है? फिर वो डिलीवरी यानी कि एक्चुअल में शिपिंग चालू है। तो सेकेंड पॉइंट में से शेड्यूल किया कब जाएगा, थर्ड पॉइंट में एक्चुअल में वो शिपिंग हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक इनवॉइस लगाया जाएगा, फिर वो आपके घर पे आ जाएगा, आपसे पैसे ले लेगा, वो अकाउंटिंग करेगा। हो गया। चलो बोलो, कस्टमर ऑर्डर, नंबर 2 ऑर्डर फुलफिलमेंट। तीसरी बात, अभी फुलफिल होने की यहाँ पे क्या हुआ? शेड्यूल हुआ।
ये सिर्फ आपने स्केड्यूल किया है, फिर आप उसने तो अभी तक तो वो किया ही नहीं है, शिपिंग तो हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे? डिलीवरी यानी कि अब क्या हुआ? शिपिंग हो गया। पॉइंट नंबर 4, बॉक्स के ऊपर इनवॉइस लगाया जाएगा, फिर आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, फिर वो अकाउंटिंग कर लेंगे, हो गया, डन है। एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, बोलो कौन सा है? अभी एक ही बचा है, कौन सा? एक बार देख लो क्या है। प्रोक्योर टू पे, P2P है ना, इसके नाम में लिखा है प्रोक्योर, लिखा ना प्रोक्योर, यानी आप बाय कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे बोलना है, यहां पे किसी कस्टमर ने हमें ऑर्डर दी, यहां पे हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। प्रोक्योर टू पे यानी कि हम लोग किसी को ऑर्डर करेंगे। ओके, सिंपल है। कौन सा पेज नंबर है? 1.37 देख लो, प्रोक्योर टू पे। सर इसके बारे में तो कुछ लिखा है ना? ऐसा नहीं है बच्चों, इसके बारे में आईसीआर ने कुछ तो गड़बड़ करके इसको इधर उधर ढकेल दिया। मैं आपको ले जाता हूं उस जगह पे। सर इतना कुपचे में क्यों? ऐसे ही शौक से आईसीआर ने 1.53 पे आ जाना, 1.52 पे आ जाना। किधर एक बार चेक कर, ये है 1.54। चलो, एक इंसान से मिला था, तुझे मैं आज मेरा पूरा प्लान डिस्टर्ब कर दिया रे बिजली ने। माहौल बना, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा ऐसे। क्या करो? आपको मैं अमर ऑक्स लगा दे। దేవతనా గురు ప్రేమక పెట్టలేనా భువనారి మనహారి సుకుమాలి నుబతమా ఇంతలాగమ దేవతనా గురు ప్రేమక పెట్టలేనా భువనారి మనహారి సుకుమాలి నుబతమా మెనికే మగే హితే यहाँ पीछे से आपको ले चलेंगे, जो है वो गाय का, वो हिंदुस्तान है तो देसी इसको एडिबल होता है कि इस मिलारी जो बनाने की, ये पतंजलि की घी बनाने की यूनिट है। यहाँ घी तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से, कुछ कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी है जहां गाय पाली जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर आपको भैंस मिलेगी नहीं। इसी तरह से आज मैं आपको प्रोक्योर टू पे में पतंजलि लेकर आया। ये हरिद्वार की फैक्ट्री है और यहाँ पे बाबा घी बनाते हैं। आप जितने भी लोग हैं सब जानते हो घी बनता है मक्खन से,
तो इसका मक्खन जो है, एक मिनट रुकेगा, मक्खन जो है, मक्खन बाय करना पड़ता है, तो मक्खन को प्रोक्योर करना पड़ेगा। पर एक्चुअली मक्खन प्रोक्योर करना ऐसे नहीं होता है। ये जहां पे फैक्ट्री चल रही है ना, इनको चाहिए होता है मक्खन, पर बाय कोई और करता है। ये फैक्ट्री है जिसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन नॉट बाय इट, दे हैव टू इन्फॉर्म दिस इट टू द परचेस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है परचेस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कि मुझे मक्खन ला के दो। फिर परचेस डिपार्टमेंट सारे सप्लायर से कोटेशन लेता है कि मुझे मक्खन का कोटेशन भेजो। फिर जिसका कोटेशन सबसे सस्ता आता है ना, तो उसी से मक्खन बाय किया जाता है और फिर वो हमें डिलीवर किया जाता है। एक्चुअली दिखा रहे प्रोडक्शन, पर मक्खन बाय करने का काम इनका नहीं है। इट शुड बी डन थ्रू अ परचेस डिपार्टमेंट। एक बार चेक करो। में थोड़ी बहुत कहीं कहीं भैंसें हैं। दक्षिण उत्तर भारत से गए हुए कुछ वैश्य परिवार हैं जिन्होंने वहां भैंस आदि रखा हुआ है। पूरे दक्षिण भारत से, कुछ मध्य भारत के हिस्सों से थोड़ा बहुत हम रोज करीब 200 टन से लेकर के 250 टन मक्खन का कलेक्शन करते हैं। मक्खन बनाते याद है कि प्रोक्योर करते हैं। ये प्रोडक्शन चल रहा है, पर उसके लिए मक्खन जरूरी है। तो हमें बाबा को क्या करना पड़ेगा, O2C नहीं चल रहा है, ये P2P, प्रोक्योर टू पे। तो बाबा की ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योर टू पे नाम की व्यवस्था होना चाहिए अगर प्रोडक्शन करना है तो। वहां से माने पूरा एक सुव्यवस्थित दूध के कलेक्शन की चेन हमने वहां पर खड़ी की है। वहां से फिर मक्खन बना करके हम यहां लेकर के आते हैं। जैसे अब ये यहां पीछे से आपको ले चलेंगे, वहां पर भी पहले मक्खन को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके पूरा ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। इस लाइन के थ्रू फिर वो नीचे, यहां आप देख रहे हैं, मेल्ट होकर के नीचे गिर रहा है। यहां आप स्वच्छता देख सकते हैं। ये सारा स्टेनलेस स्टील का पूरा प्लांट लगा हुआ है। इसमें एक ग्राम भी, एक रत्ती भर भी आपको कहीं पर भी कोई गंदगी नजर नहीं आई। वहां ये सारा घी अब जैसे मेल्ट होकर के वहां से मक्खन आ गया, अब इसमें पकेगा। 108 डिग्री से 110 डिग्री के बीच हम इस घी को पकाते हैं। हर एक चीज का एक सेट मेथड है। इसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे सैनी साहब, गिरिराज जी, ये यहाँ की इस प्लांट के हेड हैं, ये लोग इसको वॉच करते हैं पूरा। इसके नीचे एक पूरी टीम है, करीब 600-700 लोग यहाँ पर काम करते हैं अलग अलग जगह पर। यहाँ कुल मिलाकर के घी और पीछे शहद का प्लांट है, वो एक अलग है। जैसे यहां से घी फिर इधर से पकने के बाद फिर इन टैंक्स में आता है। जैसे इस टैंक के अंदर आप देख सकते हैं, आपको घी दिखाई दे रहा है। ये अब लगभग खाली हो, क्या देखना है? होने की स्थिति में इतने पैसे में इतना दिखेगा, और देखना तो बाद में मिलो। ऐसे ये स्टोरेज टैंक हैं सारे के सारे। इन स्टोरेज टैंक की कितनी कैपेसिटी होगी? 100। तो 100 से लेकर के 125 टन घी बनाने की कैपेसिटी है। ये सारे टैंक्स हैं। इसमें कुछ का अभी हमने घी ले लिया है, कुछ में अभी जैसे ये घी है, अब ये जो गाय का आपको ये जो पीलापन है इसमें, ये सोने की वजह से होता है गाय के, क्योंकि अब ये तलहटी में था तो आपको दिख जाएगा, पीला दिख रहा था, ये पूरा भरा हुआ है, तो आपको इसका नेचुरल कलर इसमें तुम लोग बाबा के नाम पे जो जो बोलते अच्छा नहीं कर रहा। आप कुछ भी बोलो, हमारे बाबा रॉक करते हैं। अभी आप इज्जत से देखें। बताओ बच्चों, पेज नंबर 1.54 पे आना और वहां पे यूजर डिपार्टमेंट, वहां पे अंडरलाइन करना। बताओ कौन किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है?
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देता है परचेस डिपार्टमेंट को कि मेरे लिए मक्खन लाके दो क्योंकि मुझे घी बनाना है। ये हो गया। फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यानी कि परचेस डिपार्टमेंट अब क्या करेगा इसको, वो क्या करता है, उसको रिसीव होती है सारी चीजें कि कितना मंगवाना है, अर्जेंसी समझता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेस डिपार्टमेंट टू फाइंड द बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई कि मक्खन कहां से, वो बोलते हैं ना महाराष्ट्र से आता है, गुजरात से आता है, तो सब वेंडर से क्या लेंगे, कोट्स लेंगे, कोट्स यानी कि कोटेशंस लेंगे और बेस्ड ऑन द प्राइस क्वालिटी डिसाइड करेंगे कि सबसे बेस्ट मक्खन कहां से आएगा। फिर आपने एक मक्खन का वेंडर डिसाइड कर लिया, फिर वो वेंडर क्या करेगा, वेंडर रिसर्च पीओ, पीओ यानी कि परचेस ऑर्डर, हम उसको देंगे पीओ, पीओ का होता है परचेस ऑर्डर। ओके, परचेस ऑर्डर किसको जाएगी, किसी जो भी वेंडर जिसको आपने फिक्स किया उसको बोलते हैं पीओ। मैचेस द पीओ विद द कोटेशन सेंट, यानी कौन, वेंडर को देखो यहां पे क्या कहता है, वेंडर ने बोला था मैं आपको 100 रुपए किलो का मक्खन दूंगा और 1000 केजी दूंगा, ये उसका क्या था, कोटेशन आया था। फिर ये पीओ जब भेजते हैं ना तो पीओ बोलते कि हमने आपको वो पीओ दिया है जिसका कोटेशन आपने हमको दिया था, और कोटेशन क्या था 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। देखो ये लिखा है मैचेस पीओ विद द कोटेशन, बराबर है, जो उसने कोटेशन भेजी उसके पीओ भेजेंगे आप, हो गया। और ही विल मेक श्योर, वेंडर बोलेगा जो मैंने रेट बोले थे वही रेट का मुझे आप पीओ भेजो, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी। चलो ये ठीक है। अब स्टोर, अब मक्खन बाबा की फैक्ट्री पे आ गया तो बाबा डायरेक्टली इसको फैक्ट्री में नहीं घुसेड़ देंगे, नहीं, अरे तो मक्खन इतना आएगा तो थोड़े फैक्ट्री में तो धीरे धीरे जाएगा ना, ओले ओले। तो रिसीव्स मटेरियल, चेक्स द क्वांटिटी ऑफ पीओ, यानी पीओ में हमने बोला था 1000 किलो हमें मक्खन चाहिए, तो हम चेक करेंगे जितना हमने पीओ भेजा था क्या मक्खन भी उतना ही है, और जब अगर उतना आ गया तो हम लोग इशू करते हैं जीआरएन, गुड्स की उतना मक्खन आ गया, जीआरएन बोलते हैं, गुड रिसीव नोट। फिर ये आ गया। अब चलो ये सब कुछ ठीक हो गया, आप मान लो कि आपने मक्खन अपने गोडाउन में डाउनलोड कर लिया यानी कि अनलोड कर लिया। अब अकाउंट्स पेबल यानी कि हियर वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ मक्खन। तो इसमें 3 वे मैच होता है, पता है 3 वे मैच क्यों बोलते हैं इसको, कि आपने मैंने आपको पीओ क्या दिया था, यानी कि पीओ मतलब क्या, मैंने आपको 100 किलो का ऑर्डर किया था, फिर मेरे जीआरएन ने गोडाउन में कितना किलो घी उतारा, 100 किलो का ऑर्डर दिया था, 100 किलो ही घी उतरा है, और अब जो वेंडर ने इनवॉइस पैसे भी मांगे हैं ना वो भी 100 किलो के, कहीं ऐसा तो नहीं वो 200 किलो के पैसे मांग रहा है। तो जो बंदा इनवॉइस करता है, इसे हम लोग एसपीसी में भी करते हैं, क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं बुक्स की ऑर्डर देते हैं, हमारे पास बहुत बुक्स आते थे, तो उसका 3 वे मैच कैसे करते हैं कि हमने जिसको बोला कि इतना प्रिंट लेके आओ तो हमारा पीओ बोलते हैं उसको, हमारे सिस्टम से पीओ भेजते। फिर क्या करता है जब वो अनलोड होता है ना तो हमारा एक वो कृष्णा जी बोल के एक बंदा है, वो क्या करता है वो सारी किताबें काउंट करके उसके ऊपर उसकी सिग्नेचर करता है कि हाँ सर मुझे इतने गुड्स, उसको ये नहीं पता होता कि कितना माल अपन ने ऑर्डर किया था, वो बोलता है सर मुझे इतना मिला, फोटो है और काउंट भी है, तो मान लो कि बोलेंगे कि 1000 गुड्स मिले। फिर जो अकाउंटेंट होता है उसको पैसे देना पड़ते हैं, वो क्या बोलता है सिस्टम में जाके वो पीओ डाउनलोड करता है, फिर इसका डाउनलोड करेगा कि कितना बुक्स आया, कितना ऑर्डर किया था, कितना माल मिला। फिर तीसरा जो वेंडर जो पैसे मांग रहा है ना वो भी चेक करता है कि वो कितने के पैसे मांग रहा है, कभी कभी वेंडर ज्यादा पैसे मांग लेता है। तो 3 वे मैच कि मैंने पीओ ऑर्डर कितना किया था, मिला कितना, जीआरएन में चेक करेंगे और वो पैसे कितने हुआ, तो ये तीनों अगर मैच हो जाती है तो हम उसका नो डिस्क्रिपेंसी होंगी तो पेमेंट कर देंगे, हो गया। बोलो 5 स्टेप कौन से, नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर डिपार्टमेंट, कौन किसको बोलेगा, परचेस डिपार्टमेंट किसको बोलेगा, गलत बोल रहा, प्रोडक्शन बोलेगा कि मुझे इतना मक्खन लाके दो। नंबर 2 क्या करेगा परचेस डिपार्टमेंट, वेंडर से कोटेशन मंगवाएगा, सही है। फिर वेंडर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि सही है और वो डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच करने के बाद में वो स्टोर पे आएंगे और हम मक्खन स्टोर करेंगे। अब मक्खन तो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पेमेंट, क्या नाम है उसका, अकाउंट्स पेबल,
यानी कि इसमें एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, 3-वे मैच करके उसको पेमेंट कर देंगे। ये 6 क्वेश्चंस है। ओके, अभी इन 6 क्वेश्चंस के अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अभी चाहे क्वेश्चन कोई भी आने दो, सुन के जो मैं कह रहा हूं आप अच्छे से समझना। अब ये 6 पॉइंट्स आपको लिखना है पर 2 मिनट बाद, अभी नहीं, अभी सुनो मेरी बात। अभी क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में, 6 क्वेश्चंस होंगे, उसका एक ही आंसर। ये है इन्वेंट्री साइकिल। ओके, इन्वेंट्री साइकिल, ये है फिक्स्ड एसेट। ओके, O2C। ओके, जनरल लेजर। ओके, अब इन सारे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है जिसका बोलता है मास्टर के रिस्क बताओ एंड मास्टर के कंट्रोल बताओ। समझ गए? एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो खड़े होकर डांस कर लेना। क्यों? क्योंकि 6 क्वेश्चन का आंसर कुछ मास्टर पूछा कि ये भी देखना नहीं वो किसका पूछा है। Irrespective of any master, answer is going to be, इसका टेक्निक है मास्टर। जैसा मैं बोला आप बोलेंगे? पूरा बोला क्या मैंने? और बेटा तुम मास्टर बोला अलग प्रोनाउंस करते हो, अच्छे से करो। मास्टर, you are unauthorized IPC player। आप थोड़ा सा उसको अच्छे से बोलना, तो आप बहुत गंदे तरीके से बोल रहे हो। मैं मास्टर, यू आर, अरे आप क्यों बोल रहे हो? मेरे को पूरा कंप्लीट तो करने दो ना, मेरी भी कोई इच्छा होगी। आप ही आके बीच बीच में मैं जो बोल रहा हूं मास्ट बोले, अरे बोल रहा हूं आप मत बोलो, मैं बोलूंगा। मैं लेट मी कंप्लीट, आप अपना बीच, डोंट पोक योर नोज इन बिटवीन, लेट मी कंप्लीट। यू ऑलवेज डू दिस, लेट मी कंप्लीट। नो, मेरा फिनिश होने दो फिर आप बोलो। यू कैन डू इट, आई कैन, बट आई विल, बट तुम अभी बीच में मेरा खत्म होने से पहले मुंह मत करो। मास्टर, you like this or what I'm doing? Master, you are unauthorized IPC player। ये जो अनऑथराइज को थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ेगा, नहीं तो एक बिट एक्स्ट्रा लग जाता तो फिर एक बिट थोड़ा सा उसको जल्दी करो। मास्टर, यू आर अनऑथराइज्ड IPC प्लेयर। मास्टर, यू आर, मास्टर, मास्टर। ओके, 6 क्वेश्चन। हो गया? और स्पीड बढ़ाओ, और फास्ट, और फास्ट, और एक बार। हो गया? और बस, और बस, और बस। रिलैक्स, पानी पी ले बेटा, बस। ये चुप। मास्टर, 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 नो मास्टर। ओके गाइस, नाउ कॉन्सेंट्रेट, नाउ फोकस। ओके, व्हाट आई एम सेइंग। दोस्तों देखो, 6 क्वेश्चन जवाब एक होगा।
मास्टर यानी कि मास्टर बनाए। हम लोग सब गंदी बातें करेंगे अभी, ओके? अभी मैं जो भी बात करूंगा सब गंदी बातें करूंगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? मास्टर बनाए नहीं, मास्टर नॉट मेड। फर्स्ट पॉइंट, यू मास्टर बनाया था पर अपडेटेड नहीं। हो सकता है कोई चीजें चेंज हुई पर उसमें पुरानी ही है। अरे मास्टर जो नॉन मास्टर के पहले बनता है, टैली में दिखाया था ना आपको, पहले मास्टर। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फिक्स एसेट की एंट्री करोगे, जनरल लेजर करोगे, कुछ भी, तो पहले आपको मास्टर बनाना पड़ेगा। अरे बच्चों, ये इनमें से कोई भी काम करोगे ना आप, तो इसकी जनरल एंट्री तो बाद में होगी ना, पहले तो आपको मास्टर बनाना पड़ेगा। अरे टैली दिखाया था मैंने आपको, ये सबकी O2C की। अब जैसे आपने कोई प्रोक्योरमेंट किया तो जनरल एंट्री पास करना पड़ेगी, तो पहले तो मास्टर बनाएंगे। आपने किसको माल दिया उधारी पे, तो पहले मास्टर बनेगा। आपने किसी का कोई भी, मान लो HR कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सरनेम क्या है, आधार का बैंक, इसका मास्टर तो बनेगा ना पहले। तो आप कोई भी काम, जैसे फिक्स्ड एसेट, उसका भी मास्टर बनेगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन बनने से पहले उसका मास्टर बनता है। पर अभी क्या है ना, मास्टर की रिस्क, मास्टर के कंट्रोल, इसलिए मास्टर की सारी रिस्क जो है ये यहां पे है। ये सारे पॉइंट्स सर, ये जो टेक्निक है, 6 में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको लिखना यही है। एक काम करो, अभी से एक चिट्ठी बना लो, एग्जामिनेशन में साथ में लेके चले जाओ। अगर आ गए तो चिपका देना। और नहीं है तो फेंक देना। हाँ, क्या बोलते हैं आप? ऐसे ही करना बस, ओके? मास्टर यानी कि मास्टर बना है नहीं। अभी सुन लेना, मैं आंसर पे हूं। यू फॉर मास्टर बनाया था पर अपडेटेड नहीं। आर फॉर मास्टर बना था, नहीं बना था, गोल गोल घुमा भी, प्रोसेस हुआ पर बाद में अपडेट ही नहीं हुआ, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मास्टर बनाने की कोशिश की थी, वो ओके भी किया था हमने, वो गोल गोल घुमा पर अपलोड, दैट इज व्हाट, पोस्ट ही नहीं हुआ, स्टोरी नहीं हुआ। मास्टर यू आर, मास्टर बना था पर मास्टर को कोई अनूठा ही लोग एक्सेस कर लेते हैं। मास्टर यू आर अनूठा, आई इनवैलिड। मास्टर का डेटा है पर डेटा ही इनवैलिड, यानी कि इनकरेक्ट, यानी कि एरर वाला डेटा है। पी से मास्टर बना था हमने, प्रोसेस ही नहीं हुआ, यानी कि सिस्टम में मास्टर बना ही नहीं। सी से मास्टर बना था पर कुछ गंदे लोगों ने आके उसको से, या फिर जब उसको चेंज करना चाहिए था, पॉलिसी बदली, लॉ बदले, पर आपने मास्टर को बदला ही नहीं। सी फॉर कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, मास्टर के अंदर जो कैलकुलेशन है वही गलत है। मास्टर, आपको पता है मास्टर क्या होता है? एक ऐसा डेटा जो रिलेटिवली परमानेंट होता है, वो बार बार चेंज हो, जैसे आपका नाम है, आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, जेंडर है। अगर मैंने XYZ से फर्नीचर परचेस किया उधारी पे, तो एंट्री क्या की, फर्नीचर अकाउंट XYZ, पर वो एंट्री होगी नहीं ना जब तक मैं क्या नहीं बनाऊंगा। तो XYZ का मुझे मास्टर बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या बनाऊंगा मास्टर में, उसका नाम क्या है, उसकी बैंक अकाउंट क्या है, आधार कार्ड, GST, बैंक, सब कुछ मैं मास्टर। तो मास्टर बनाते समय जो कुछ भी कैलकुलेशंस होंगे वो कैलकुलेशन मैंने सही समझ आया। जैसे एग्जांपल, मैंने मान लो कोई ट्रांजैक्शन को वो लगता है, GST भी लगता है और सेस भी लगता है, एग्जांपल कुछ भी मान लो, तो आपने GST लगाया पर सेस लिखा नहीं, या कुछ भी ऐसे कैलकुलेशंस आपसे गलत हो गए। व्हाटएवर कैलकुलेशन यू हैव टू, अभी कोई आप स्टॉक बनाते हो तो स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक मास्टर में लिखना पड़ता है, पर आपने ओपनिंग स्टॉक जो कैलकुलेशंस किए है वही गलत किए, तो ये लिखा है कैलकुलेशन आपने इनकरेक्ट किए। पीरियड, आपने जिस पीरियड का मास्टर बना होता ना, फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 22, 23, वो पीरियड ही आपने गलत चूज किया टैली में। मास्टर बनाया पर पीरियड ही गलत हो गया। लॉ, मास्टर बना था पर लॉ के हिसाब से बना ही नहीं, वो GST 18% तुमने 12% का मास्टर बना दिया। इट इज नॉट एज पर द लॉ। कुछ भी लॉ हो गए तो लॉ फॉलो नहीं किया आपने। मैं अच्छी बातें एक भी नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मास्टर बनाते समय तुम्हें कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लास्ट में रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया, बना था मास्टर पर किसी ने डिलीट कर दिया। मास्टर यू आर अनऑथराइज्ड IPC प्लेयर, मास्टर
मास्टर मतलब मास्टर बनाए हैं, यू से बनाया था पर उसको अपडेट आर यानी कि मास्टर बना था पर प्रोसेस में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मास्टर यू आर नहीं, रुको, मास्टर बना था, अनऑथराइज लोग उसको यूज कर लेते हैं। मास्टर यू आर अनऑथराइज IPCC, आई यानी कि उसका डेटा है वही गलत है, पी से सी से कोई भी आता है मास्टर को चेंज कर देता है। अब सोचो ना, मास्टर बना है, एग्जाम्पल SPC को, फैकल्टीज को क्या होता है, जब भी कोई एडमिशन लेता है तो उनके परसेंटेज फिक्स होते हैं, हम वो ट्रांजैक्शन में नहीं डालते। आप हर बार जब एडमिशन लेते हो वो एक ट्रांजैक्शन है, पर मैं बैच स्टार्ट होने से पहले फैकल्टी के शेयरिंग डिसाइड कर लेता हूं, वो एक शेयरिंग है, वो शेयरिंग जो भी होगा। और सोचो किसी ने आके शेयरिंग चेंज कर दिया तो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है 30%, किसी ने आके 60 कर दिया तो हर ट्रांजैक्शन पे जो फैकल्टी को 30 जाना चाहिए वो 60 जाएगा। तो मास्टर को देखो, मास्टर को अनऑथराइज लोगों ने छेड़ना नहीं चाहिए, मास्टर का डेटा इनवैलिड नहीं वैलिड होना चाहिए, उसका डेटा ऑथराइज लोग ही चेक करें, वो करेक्ट होना चाहिए। समझ नहीं पा रहे मैं क्या हो रहा है? अब सोचो कितना सेंसिटिव है, यानी कि आप लोग जब भी एडमिशन लेते हो ना आप लिखते हो फैकल्टी को कितना जाना चाहिए, ना मैं लिखता हूं, मेरा मास्टर उसको कहता है इसमें से इतने पैसे फैकल्टी को जाना चाहिए, मास्टर में लिखा था, इसलिए मास्टर शैल बी हैंडल्ड विथ केयर। वरना अगर मास्टर ही गलत हो गया ना, अगर मेरा मास्टर, मेरी अगर किसको बजाना है तो मेरा जो COO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसको मैंने राइट्स दिए मास्टर बनाने के। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी ना मेरे मास्टर के साथ में, एक तो मैं बहुत लॉस में आ जाऊंगा, तो बहुत प्रॉफिट में आ जाऊंगा। चेंज नहीं करना उसने, कुछ भी हो सकता है। अगर उसने मान लो 30 का 60 कर दिया, मैंने एक दिन वोट डाटा, उसने कुछ गलत कर दिया, चेंज कर दिया, इनवैलिड डेटा है। मास्टर के साथ में गेम नहीं चाहिए, क्योंकि मास्टर का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो ना, फैकल्टी का शेयरिंग करने करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कैसे टुकड़े होंगे। इस बैच का हर बच्चा जब पैसा एडमिशन दे रहा है तो बच्चे के पैसे 2 टुकड़े होते, फैकल्टी और SPC। तो कैसे जाएंगे वो मास्टर, वो ट्रांजैक्शन आता है, फिर मास्टर बोल कितना पैसा किसको देना चाहिए, फिर मास्टर बोलेगा इसको उतना दे दे, उसको उतना दे दे, और मास्टर चेंज होगा तो, इनवैलिड होगा तो, अपडेटेड नहीं होगा तो, उसमें GST गलत होगा तो, क्योंकि उसके अंदर TDS भी GST भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जब फैकल्टी पेमेंट करते हैं ना, वो इंक्लूसिव ऑफ GST होता है माइनस TDS करते हैं। सोचो TDS का ही हटा दिया तो, मतलब पैसे जा रहे हैं और TDS काट रहा नहीं। हम लोग फैकल्टी का TDS ऐसा नहीं, वो सिस्टम ही काट के दे देता है। मैंने फैकल्टी को, हर्षद सर को जो पैसे मिलेंगे वो TDS काट के मिलते हैं, यानी कि कंप्लायंसेस लॉफुल काम करते हैं। और TDS का परसेंटेज गलत हो गया तो, अरे मैं सब गंदी बातें कर रहा हूं ना सर, ये गंदी अच्छा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि तुम गंदी बातें को रिस्क मानो और उसके खिलाफ ये सब होने नहीं देना चाहिए, कंट्रोल करो। अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं ना, तो पहले से पता होना चाहिए क्या मिस्टेक हो सकती है, और जो मिस्टेक हो सकती है ना वो पहले से पता करो, ताकि ऐसी गलतियां, तो इसी का नाम है कंट्रोल। इसलिए क्वेश्चन सिर्फ रिस्क का नहीं पूछा है ना, रिस्क का बताओ, रिस्क के कंट्रोल बताओ। और पता है कि इतना हल्का टाइप का है कंट्रोल, रिस्क मालूम क्या लिखा है, एग्जांपल दे रहा हूं, मास्टर इनवैलिड है तो कंट्रोल क्या है, मेक श्योर मास्टर शुड बी वैलिड। एग्जांपल और देता हूं थोड़ा सा और, पीरियड इनकरेक्ट हो गया, मास्टर वॉज एंटर इनटू द इनकरेक्ट पीरियड, ये रिस्क है, मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू चूज द करेक्ट पीरियड। हो गया, इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, अनऑथराइज, मास्टर वॉज एक्सेस बाय अनऑथराइज पर्सन, ओके, इट हैज टू बी एक्सेसिबल टू ओनली ऑथराइज पर्सन। कुछ नहीं है, रिस्क लिखा तो कंट्रोल मुफ्त में आता है, उसका उल्टा लिखना है बस। देखो अपडेट, मास्टर अपडेटेड नहीं, somebody should be responsible to update the master। आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो है ना ऐसा लिखा उसका वैसा लिखना है, ये दर्द है वो दर्द की दवा है, और कुछ नहीं करना। सर ऐसा बहुत इजी है। पहले बैच में मैंने क्या करा, 6 क्वेश्चन की 6 मास्टर को अलग से पढ़ा है, बच्चे ने पढ़ तो लिए नहीं, बच्चों को समझा भी, पर जब एग्जामिनेशन में लिखने का टाइम है तो लिखे कैसे। तो मैंने सब समझा, सब सारे 6 चीज को मैंने एक साथ पढ़ा। वो सारे मास्टर जो है उसका एक्सप्लेनेशन मोर और लेस सब सेम ही है। आप कोई भी मास्टर पढ़ो, वो जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इसी में से कुछ पॉइंट्स होंगे। आई रिपीट, आप अगर कोई भी 6 क्वेश्चन के 6 मास्टर पढ़ोगे ना, उनका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, आप थोड़ा सा ट्रायल करके देख लीजिए। ये जो मास्टर IPC प्लेयर जो है ना, उसी में कई पॉइंट आएगा, आप कोई भी उठा लीजिए, देखो यहां से
एक देख ही लो, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो, कोई भी मास्टर ले लो, ये मास्टर, ये देखिए मास्टर, ये किसका मास्टर है? O2C का। क्या लिखा है? मास्टर एक्यूरेट नहीं, मास्टर यानी कि इनवैलिड है। मास्टर को इनवैलिड चेंज कर दिया, ओके। मास्टर का इनपुट डाला था बट प्रोसेस हुआ ही नहीं। मास्टर एक्यूरेट नहीं, अरे कुछ भी लिखता है। मास्टर अपडेटेड नहीं, मास्टर को अनऑथराइज्ड लोग यूज कर रहे हैं। अरे वही लिखा है सर, तो 6 पॉइंट है तो अच्छी बात है ना, मैंने तो 12 पॉइंट दे दिया आपको। सर उन्होंने 6 क्यों लिखे? अरे वाईसे का जो बंदा है ना, ये हवला आदमी है, उसने ये जो 6 पॉइंट लिखे, उसने कभी ये 6 पॉइंट में से 6 अगले क्वेश्चन में इनमें से 3 पॉइंट रखे, 3 नए डाले, पर कोई भी कुछ भी किया तो 12 में से अगला कुछ पॉइंट नहीं है, वो 12 पॉइंट लिख दीजिए आप, तो आपका आंसर करेक्ट है। नहीं समझ आ रहा है? आप देखो ना, कोई भी क्वेश्चन का मास्टर देख लो, आ जाओ मैं आपको मास्टर देखो, इसका मास्टर क्या होता है? इन्वेंटरी का मास्टर इनवैलिड चेंज कर देता है। अपना था ना, आई फॉर मास्टर, यू आर, और तरह से आई से इनवैलिड चेंज, वापस वही आया चेंजेस। वो इतने बार चेंज करने वाले लोग, अरे चेंज वाला पॉइंट ना, IPCC प्ले, सी फॉर व्हाट? चेंज। अप टू डेट नहीं, मास्टर यू अपडेटेड नहीं। आ गई ऑथराइज, मास्टर यू अनऑथराइज। सर इसमें तो 4 ही पॉइंट हुआ है। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम 12 लिखे हो ना यार। ऐसे अगर याद करें तो 6 मेमोरी नहीं बनाई क्या सबकी? अरे उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि मास्टर की ये रिस्क होती है। अब वो 12 पॉइंट में से 7-8 पॉइंट भी लिख कर आ गए तो आपका आंसर होगा। क्यों थक रहे हो? 6 के 6 टेक्निक बनाओ मत। आपको मास्टर को क्वेश्चन पूछा क्या, आपका एक ही जवाब, मास्टर यू आर अनऑथराइज्ड IPC। देखते आपको याद है मास्टर मतलब क्या? मास्टर बनाया, यू से मास्टर को अपडेट, आर से मास्टर लिखा था रिकॉर्ड नहीं हुआ, अनऑथराइज्ड लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। आई फॉर मास्टर का डेटा ही इनवैलिड है, पी से प्रोसेस ही नहीं हुआ, सी से कोई कैलकुलेशन गलत है, सी फॉर व्हाट? कोई भी आके चेंज कर रहा है या फिर चेंज एज पर द इंडस्ट्री हुआ ही नहीं है। पी से पीरियड गलत सेलेक्ट कर लिया, एल से नॉट एज पर द लॉ, आर से बनाया था रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सर मतलब आपने यहां पे 6 क्वेश्चंस पढ़ा दिए? जी हां, ये 6 क्वेश्चंस यहां पे खत्म हो गए। कितने हो गए? 12 क्वेश्चंस हो गए। अभी लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे, और वो भी पता है कि वो भी फ्री में मिलेंगे। मेहनत सिर्फ यहां करना थी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस। सर इनकी भी सबकी कॉमन मेमोरी नहीं बन सकती। क्यों? बिकॉज सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, इसकी नहीं बनेगी। इतना भी वो मत करो। यहां पे दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आएगा उसका अलग आंसर आएगा। यहां पे ऐसा नहीं, ये सबका मालिक, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आने दो, इनमें से मास्टर पूछा। सर अभी कौन सा बचा हुआ है? ट्रांजैक्शन के कंट्रोल। सर ट्रांजैक्शन मतलब क्या? अगर कोई एम्प्लॉई एसपीसी में ज्वाइन करता है तो उसका नाम, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मास्टर में जाता है। और हर महीने की जो हम लोग सैलरी करते हैं, जो उसका लीव डिडक्ट करते हैं, उसका HRA, उसका बोनस, ये मास्टर में नहीं, तो हर महीने के हिसाब से वेरी कर सकता है, बिकॉज वो नॉन मास्टर है। वो ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी से मैंने ABC से मैंने फिक्स्ड एसेट लिया उधारी पर, तो उसका तो मास्टर में वो आ जाएगा, नाम, वो सब आएगा मास्टर में, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, वो सब आएगा। पर अच्छा बताओ, नॉन मास्टर के ट्रांजैक्शन जो होते हैं, नॉन मास्टर या ट्रांजैक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है। आप बताओ, ये हर समय पे, हर बार फ्रीक्वेंट, हर बार ये वो होंगे, परमानेंट होंगे, हर बार अलग होंगे? अरे कभी मैंने 50,000 का वो लाया फर्नीचर, कभी 80,000 का लाऊंगा, कभी 2 लाख का लाऊंगा, तो ट्रांजैक्शन तो कभी भी वेरी करेगा ना। अरे भाई अगर मैंने ABC से लाया था कोई फर्नीचर, तो उसका नाम वो तो सेम ही रहेगा, उसका बैंक वो तो सेम ही रहेगा, उसका आधार वो तो सेम ही रहेगा, उसका सब सेम ही रहेगा ना, उसका ईमेल ID, उसका मोबाइल, ये तो सब सेम है। ये सब मास्टर की बातें हैं।
पर कभी पहली बार मैंने उससे 50K के उधारी पे लाया है, कभी 70K के उधारी पे लाया है, कभी 100K के लाया। ये तो आपका ये ट्रांजैक्शन नहीं, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शंस कहते हैं उसको। तो ट्रांजैक्शन के अमाउंट चेंज हो सकती है पर मास्टर का डेटा विल ऑलवेज रिमेन सेम, बिकॉज चाहे मैं कभी भी लाऊंगा तो उसका बैंक अकाउंट तो सेम ही रहेगा, आधार तो सेम ही रहेगा, ईमेल आईडी सेम ही रहेगा। समझ आया ना? ओके, तो बताओ बच्चों, आपको ये इमेजिन करना है कि जब हम लोग ये 6 स्टेप्स देखते हैं तो इनके 6 के ट्रांजैक्शंस में क्या प्रॉब्लम आएंगी। पता है कैसे लिखना है? मैं आपको एकदम ईजी तरीका बताओगे, ईजी। हाँ हाँ हाँ, B2C, B2C क्यों लिखा हुआ? नहीं, गलत ही है, O2C। आई एम सो सॉरी यार, मैं भटक गया था, आजकल हो रहा है ऐसे। O2C, आजकल मैं कुछ गलत लिख रहा था। और क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री है, P2P है, कॉन्सिडर करेंगे इन्वेंट्री, P2P, O2C, जनरल लेजर, फिक्स्ड असेट, और क्या था? अभी सुनो, इन सबके ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शन के इसमें आपको एकदम मस्त तरीका बता रहा हूं। पता है क्या? हाँ पता है, इनको देखो, उनको देखते से उसकी रिस्क मालूम चलेगी। चलो कोशिश करेंगे। इस क्लास में सिर्फ आपको अकेले को मजा आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। आप ही बोलते, आप ही खुश होते, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ है, मुझे प्रॉब्लम। ए सुनना, कैसे कर रहा है? ए रुकना, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए पर बहुत सीरियस मैटर है, इसको रोको बेटा। चिंटी बात मत करो। ये जो है ना, एक समझा तो 6 समझ जाएंगे, तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसकी स्टेप्स मालूम है ना, तो आप उसके ट्रांजैक्शन के रेस लिख सकते हो। इमेजिनेशन करो, आपको मुझे बताना है, सिर्फ आपको कुछ भी बोलना है। ओके, जैसे एग्जांपल बताओ, आपने कुछ फिक्स्ड एसेट बाय किया था, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, उसमें कुछ हंसने की बात है? हाँ अच्छा, तो टेल मी गाइस, फिक्स्ड एसेट आएगा तो एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए। मुझे बता दो 3 टाइप की गलतियां बताओ जो आपने करी हो। आपने एक नहीं, रजिस्टर से 3 टाइप की गलतियां बताओ। आप क्या गलती कर सकते हो? एक तो पहले आपने एंट्री नॉट एंटर्ड, नहीं बाय किया था, एंट्री नहीं किया। रॉन्ग पार्टी, बाय किया था XYZ से, लिखा है एबी से। तीसरी बात, रॉन्ग अमाउंट कर दिया। कुछ भी कर सकते हो आप। चलो एक काम और करते हैं, देखते हैं डेप्रिसिएशन में 2-3 गलतियां बताओ। आप डेप्रिसिएशन में क्या गलती कर सकते हो? WTO का SLM कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा, आपने रेट सी इनकरेक्ट ले लिया। और बोलो, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। एक तो लिखा ही नहीं, लिखा तो 2 बार चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन। आप कुछ भी हो सकता है। रॉन्ग एसेट सर, एक पॉइंट को देख के आप 4-5 पॉइंट आराम से लेट सकते हो। अभी मैं आपको देखता हूं, अभी देखता आपका बुद्धिजीवी कितने लोग हैं। रिपेयर करने में 2-3 गलतियां बताओ।
रिपेयर किया था, P&L का डेबिट करने कैपिटल में डाल दिया। रिपेयर किया, एंट्री नहीं की। रिपेयर किया था 1000 का, अमाउंट ही गलत हो गई। रिपेयर किसी अलग अकाउंट, अलग एसेट का किया, किसी अलग एसेट में। देखो, जब आप किसकी बुराई करते हो ना, आप कुछ भी बुराई कर सकते हो। अभी हम रिस्क की बात कर रहे हैं। आपको एक मैंने लाइन दिया कि आप उसके ऊपर 4-5 लाइन तो ऐसे ही लेटे लेटे लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, डिस्पोज किया, एंट्री नहीं किया। डिस्पोज का लॉस बुक नहीं किया। डिस्पोज किसी और का किया था, किसी अलग ब्लॉक ऑफ असेट्स में डेबिट कर दिया। अरे आप एक चीज को लेकर कितना भी लेट सकते हो, पर पता है, सुनो, आपका लेटने का दायरा पता होना चाहिए। एक मिनट रुको, मैं आपको ये 6 पॉइंट्स है ना, इफ यू डोंट नो FA के 6 पॉइंट, यू कैन नॉट राइट दिस। इसलिए ट्रांजैक्शन की जो गलतियां है ना, वो तो बाद में, पर आपको बताना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए कौन से स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको ये 6 स्टेप्स मालूम नहीं होते ना, तो ट्रांजैक्शन की रिस्क कैसे ढूंढ पाओगे आप? सर, वो ट्रांजैक्शन रिस्क का कॉमन टेक्निक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सबके स्टेप्स ही अलग है, तो सबकी रिस्क ही अलग है। तो सर, आपने तो बोला था बगैर मेहनत का बच्चा है ना, बगैर मेहनत का। आपने मेहनत की स्टेप्स में? नहीं, स्टेप्स, शट अप। ये मेहनत की आपने, ये आपको मेहनत करना है स्टेप्स को याद करने में। बाकी ट्रांजैक्शन वाला जो काम है वो अपने आप हो जाएगा। एग्जांपल और लेते हैं। ए बेटा रुक जाना, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे जर्नल लेजर के बारे में, ये वाला। आप मुझे बताओ, आपकी जर्नल एंट्री हुई, फिर किसने रिव्यू किया, अप्रूव किया, पोस्ट किया, कुछ भी बताओ। एक सवाल, डेटा एंट्री की 3 गलती बताओ। डेटा एंट्री किया है नहीं किया, डेटा एंट्री गलत किया, अमाउंट ही गलत, वर्ड और नंबर्स मैच नहीं हो रहे, डेट ही गलत चूज कर लिया। एक पॉइंट दे दो, मैं 5-6 पॉइंट तो ऐसे लेट जाता हूं। चलो, रिव्यू के ऊपर 2 गलती बताओ। रिव्यू नहीं किया, फिर भी अप्रूव किया। रिव्यू किया, सही था, फिर भी अप्रूव नहीं किया। अरे आप कुछ भी बोल सकते। रिव्यू जिसने किया वो ऑथराइज नहीं था। अरे आपको यार, आपको सिर्फ बुराई करना आना चाहिए। एक पॉइंट दिया कि आपने 2-4 बुराई कर देना। चलो एग्जांपल, पोस्टिंग के ऊपर 2 बुराई करो। अप्रूव किया, पोस्टिंग नहीं हो रहा, पोस्टिंग हुआ, गलत लेजर में जा रहा है। हाँ, अमाउंट, एंट्री कुछ अलग है, अमाउंट कुछ अलग, फाइनेंशियल रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर नहीं आ रहे, आया नहीं, आया इनकरेक्ट, कुछ भी बोलो। मैं तो बोल रहा हूं जितना लेट जाना लेट जाए इसमें। आपको ये अगर 6 पॉइंट्स याद है तो आप उनके रिस्पेक्टिव रिस्क को ट्रांजैक्शन के, सर मास्टर के रिस्क, भाई मास्टर के रिस्क तो बहुत आसान है, आपको एक ही टेक्निक है। अरे मास्टर का रिस्क तो कॉमन ही है, और ट्रांजैक्शन में आपको स्टेप देखना है, एक स्टेप देखने का, उसके बारे में 2-3 बुराई करने का। चलो और एक कर लेते हैं, ऑर्डर टू कैश। बताओ क्या होगा? चलो मैं आपको बताता हूं, कलेक्शन। माल बेचा, पैसे नहीं आए, माल बेचा किसी और का, अलग अमाउंट का, पैसे किसी, अरे पैसे लिए, अकाउंटिंग किया नहीं, अकाउंटिंग किया गलत किया, अकाउंटिंग 2 बार हो गई, अकाउंटिंग किसी और के अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया। अरे आपको तो लेटना है, इनवैलिड हो गया, इनकरेक्ट हो गया, चेंज कर दिया, लॉन्ग। और इसमें भी अगर आपको चाहिए, मैं आपका रास्ता आसान कर सकता हूं। पता है, ट्रांजैक्शन के 2 चीजों का मिला के ट्रांजैक्शन होता है। अगर मैं आप मुझे, एक तो अभी भी आंसर मेरा खत्म हो गया, पर मैं आपकी जिंदगी और कैसे, आप इन स्टेप्स को इसके साथ में मिक्स कर दो। कैसे? एग्जाम्पल, आपका है अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग अनऑथराइज नहीं की रही, अकाउंटिंग ही इनवैलिड है, अकाउंटिंग में कैलकुलेशन ही गलत है, अकाउंटिंग ही रॉन्ग पीरियड में हो गई, अकाउंट रिकॉर्डिंग नहीं हुई। आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉजिकल है, आप मेहनत मत करो। आपको पता है क्या किस में घुसेड़ना है बस।
अभी ट्रांजैक्शन लिखना, मेहनत मत करो ना, देखो ट्रांजैक्शन है ना, याद कर, ये आपको सिर्फ एक ही काम करना है, स्टेप्स याद करना है, और स्टेप्स को मास्टर यूआर के कुछ पॉइंट्स देना, दोनों को ऐसे ऐसे कर दिया, ट्रांजैक्शन बाहर। चलो एक सवाल और पूछता हूं, आपका ध्यान है तो देख लीजिएगा। अगर मैं चलो एक काम करते हैं, अगर मैं डेटा एंट्री की बात करता हूं, तो चलो डेटा एंट्री को इससे मिला दो। डेटा एंट्री अपडेटेड ही नहीं है, डेटा एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, डेटा एंट्री इनवैलिड है, अनऑथराइज्ड पर्सन ने करी, डेटा एंट्री का कैलकुलेशन नहीं गलत है, गलत पीरियड में गया, एज पर द लॉ नहीं। तो दोस्तों, तो जस्ट शट अप, और क्लास है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपको ट्रांजैक्शन की रिस्क चाहिए तो आप एक काम करो, जो स्टेप्स है कहां से लिए, ये स्टेप्स आ रहे हैं, और ये मास्टर अनऑथराइज्ड के स्टेप्स पॉइंट्स ले लो, दोनों को जोड़ दो, ये बच्चे अपने आप बन जाएंगे। और अगर आपको लगता नहीं सिर्फ मुझे स्टेप्स देख के समझ जा रहा है, तो स्टेप्स से लिख दो। मैं तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वो पता है, पर मैं तो डायरेक्टली देख के बता दूं, हर एक पॉइंट से देख के तीन चार पॉइंट तो हम लोग और लिखना ही कितने हैं, आईसीआई ने तो 6-7 के ऊपर तो रिस्क लिखी भी नहीं है, 4-4, हम तो ये एक एक देख के कितने रिस्क लिख देंगे। पर आपको फंडा पता होना चाहिए क्या है। अगर आपका हुआ है तो फिर आप ये चैप्टर दी एंड है, चैप्टर नंबर 1, अगर आपका ये हुआ है तो नहीं, पहले रुको, आप मुझे पहले बता दो, ये 6 क्वेश्चन किसके हैं, ये स्टेप्स के, फिर ये क्या है, ये नाम है मास्टर है और टेक्निक मास्टर, ये मास्टर का है। और अब एक ही बात बचती है, ट्रांजैक्शन, वो क्या करना है, इन दोनों को क्लब कर दो तो ये बच्चा मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन रिस्क आपने जो ऊपर 2 मेहनत की है ना, कौन सी स्टेप्स बनाने में और मास्टर, उसको जोड़ दो तो ये बच्चा अपने आप निकल जाता है बाहर। तो इसके 6 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। यानी कि अगर सही मायने में देखते तो मास्टर के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, एक, और ये 6, यानी कि 6 + 1, आपको 7 क्वेश्चंस को याद करना है, तो आपको 18 क्वेश्चंस हो जाएंगे। कौन से 6 क्वेश्चन पूछे, कौन से 18 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे 6 के स्टेप्स बताओ, या 6 के मास्टर बताओ, या 6 के ट्रांजैक्शन बताओ। यानी क्वेश्चंस कितने हैं, और आपको याद कितने करना, ये 6 और ये 7 इतना। तो आउट ऑफ 18 यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 7। आई थिंक आपको समझाने में मैं कामयाब हूं। ये आपने 3-4 घंटे का पढ़ाई जो है ना, ये जो किया ना 1 घंटे में किया। अगर मैं पहली बैच में तो उसको 3-4 घंटे पढ़ाया था, और वो पढ़ा के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो 18 मेमोरी टेक्निक्स बनाई थी ना मैंने, और बच्चा थक रहा है उसके पीछे, कैसे याद करो। फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा वो हो रहा है, एक काम करते हैं, इसको मैं समराइज कर देता हूं। ये मास्टर के बदले एक ही हो गया, ये 6 स्टेप्स है, ट्रांजैक्शन तो उसका बच्चा ही है। तो अब क्या करो, इसका फोटो निकालो। अभी आपको ये लिखना है और फिर आपको ये लिखना है, इसका फोटो निकाल लो बच्चों। इसके लिए इट इज अ कॉमन memory technique for all। या तुरंत दिखना चालू कर रहे हो गया ये। आज एफएम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ शाम को। आपको मैंने थर्सडे के दिन हमारी टेस्ट होगी एफएम की,
और सैटरडे के दिन होगी EIS के 1 to 3 चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 4, 1 2 का 4, FM का 6। ये रुको, मुझे इसका हेडिंग चेंज करना था। ये कर दो, हो गया। आप भी क्या, आप ही लिखो। आप नहीं, मतलब आपको फोटो आ गया, आप लिखना चालू करो। अकाउंट के लेक्चर होने से पहले खत्म करो, रह जाएगा। ये अभी तक मैं बोल रहा हूँ आपके 12 10 11 पन्नों का एक ही कॉन्सेप्ट है ये, और अब अकेले में मेहनत करते बैठोगे उसके पीछे मत करना, मेहनत में बता रहा हूं, ये शॉर्टकट है उसका। ओके, और ये भी कर दो। हाँ, इतना कर दो। और रिस्क के अगेंस्ट में कंट्रोल कैसे लिखते हैं? और रिस्क देखते हैं उसका उल्टा कंट्रोल में आता है, उसमें कुछ कंट्रोल के लिए डोंट हैव टू रिमेंबर, कंट्रोल को याद मत करो और पढ़ो भी मत उसको। ओके, डन। आई विल सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय। ये आपका काम है, आप लिखेंगे जल्दी से बिफोर यू। चलो, जो हमारा टाइम वेस्ट हो कवर अप कर लिया हमने। बट एनीवेज गाइस, टुडे दिस चैप्टर इज ओवर। हैप्पी अबाउट दिस। एंड देन टुमारो, कल से, अच्छा कल से मुझे दोनों मॉड्यूल साथ में चाहिए, मॉड्यूल 1B और 2B। और कल से मैं बता रहा हूं, कल से आपको वो कॉन्फिडेंस में आपको EIS में दिलाऊंगा जो आपको मैंने आज तक SM में दिलाया था। विल मेक श्योर कि हम लोग को तीनों चैप्टर्स को एकदम नहीं कि ऐसा रिवाइज करेंगे कि वो रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा मैं, पर इनके ऊपर मुझे आई वांट कॉन्फिडेंस। ओके, वरना आप लेक्चर को आ रहे हो और आपको EIS में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं बहुत रिवीजन ले रहा हूं। तो जस्ट मेक श्योर यू गाइस आर कमिंग, अटेंडिंग इट। I'll see you tomorrow in the morning। FM के लिए मिलता हूं शाम में। थैंक यू।